इतिहास में एक ऐसा समय आया जब भारत की धरती पर मुगल साम्राज्य पतन की ओर था और नए पावर सेंटर्स उभर रहे थे। ये वो समय था जब अलग अलग टुकड़ों में बटा पंजाब एक शक्तिशाली राज्य में बदल गया। 17वीं सेंचुरी जब भारत पर इन मुगलों का कब्जा था, तब इन मुगलों के क्रूर शासन और अत्याचार से परेशान होकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की। उनका उद्घोष था असत्य और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, और इसीलिए 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में एक संगठन स्थापित किया, खालसा पंथ। इस संगठन ने सिखों को एक नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो शौर्य, धर्म और बलिदान का प्रतीक थी। यही खालसा आगे चलकर रंजीत सिंह के राज्य की नींव बनी, और रंजीत सिंह के जाने के बाद इसका अंत भी हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी का बनाया ये खालसा पंथ कैसे एक बड़ी आर्मी में बदल गया। सिख जो एक टाइम पे मुगलों और अफगानों से लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों से भी लड़े, और बाद में उन्हीं लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर 1857 की क्रांति को कुचल दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसने महाराजा रंजीत सिंह के बनाए साम्राज्य की कमर तोड़ दी। वो लड़ाई जो एंग्लो सिख वॉर के नाम से जानी जाती है। ये कहानी शुरू होती है श्री गुरु गोविंद सिंह जी से। मुगलों से लड़ते लड़ते उनके 4 साहबजादे उनकी अपनी संतान अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं, जिसमें एक थे फतेह सिंह और दूसरे थे जोरावर सिंह। एक की उम्र थी 6 साल और दूसरे की उम्र थी 9 साल। उनको सरहिंद के नवाब वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह और उनके साहबजादों का यही बलिदान आगे चलकर सिख साम्राज्य का नींव बना। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों के धर्म के लिए मुगलों के विरुद्ध एक मजबूत संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने मुगलों को बहुत परेशान कर दिया था। पंजाब के कई इलाकों को मुगलों के कब्जे से आजाद किया और सिखों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की। बंदा सिंह बहादुर ने अकेले ही जिस निडरता से धर्म के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया, उनकी ये कहानी बच्चे बच्चे तक फैल गई। 18वीं सेंचुरी के अंत तक पंजाब के अलग अलग इलाकों में सिख शक्ति का प्रभाव दिखाई देने लगा। सिख कौम 12 मिस्ल में डिवाइडेड थे। कहने का मतलब ये है कि 12 ग्रुप्स में सबके अपने अपने अलग लीडर्स थे, जो अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगह मुगल और अफगान आक्रांताओं का सामना करते थे। लेकिन ये सारे मिस्ल बिखरे पड़े थे, इनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। एक ऐसा समय आया जब इन ग्रुप्स को एक मार्गदर्शक या लीडर की जरूरत थी, जो पूरे पंजाब को एक राज्य में संगठित कर पाए। यही समय था जब महाराजा रंजीत सिंह सुकेर चकिया मिस्ल के एक नौजवान ने सिख इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। रंजीत सिंह का सपना था एक मजबूत और संगठित सिख राज्य की स्थापना। उन्होंने छोटी उम्र से ही बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लेकर और उन्हें जीतकर ये दिखा दिया कि उनमें राजा और महाराजा बनने की भी क्वालिटीज हैं। पहले उन्होंने अमृतसर को आजाद करवाया, जो सिखों के लिए एक रिलीजियस कैपिटल से कम नहीं था। गुरु ग्रंथ साहब की रक्षा की और हरमिंदर साहब का गोल्ड से रिकंस्ट्रक्शन करवाया, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। उन्होंने बिखरे हुए सिख कौम को एकजुट किया, जो उनकी सिख कौम के प्रति समर्पण और राजनीतिक समझदारी को दर्शाती है। रंजीत सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने लाहौर पे कब्जा किया। लाहौर जो एक टाइम पे मुगल साम्राज्य का ताज था, लेकिन मुगलों के पतन के बाद अब लाहौर अलग अलग मिस्ल और जत्थों के बीच संघर्ष का मैदान बन चुका था। 1799 में सिर्फ 19 साल की उम्र में रंजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ मिलकर लाहौर को जीत लिया और उसको अपनी राजधानी बना ली। लाहौर की जीत ने उन्हें पंजाब के शेर का दर्जा दिया। ये सिर्फ एक शहर पे छोटी जीत नहीं थी, बल्कि सिख राज्य के संगठित शक्ति का प्रदर्शन था। रंजीत सिंह ने अपने शासन और डिप्लोमेसी से लाहौर में पीस और स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश की। लाहौर की जीत के बाद रंजीत सिंह ने अपना पूरा ध्यान पंजाब को एक राज्य में एकत्रित करने पे लगाया। उन्होंने एक एक करके छोटी छोटी मिस्ल को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि अलग अलग मिस्ल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ रंजीत सिंह उन सब को एक धागे में बांधना चाहते थे। रंजीत सिंह ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी से अपने विरोधियों को हराया और सिख राज्य के बॉर्डर को पेशावर से लेकर सतलुज तक और सिंध से लेकर तिब्बत तक कर दिया। इस टाइम तक उनका राज्य भारत के शक्तिशाली राज्यों में से एक बन चुका था, जिसमें कश्मीर और मुल्तान जैसे इम्पोर्टेंट जगह भी शामिल थे। उन्होंने अपने राज्य में एक मजबूत सेना खड़ा की, जिसमें न सिर्फ सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन सैनिक मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक से भी परिचित थे। मॉडर्न वेपन्स, नई स्ट्रेटेजी और धन की रक्षा का जुनून। साथ ही साथ रंजीत सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। मुगल, अफगान और अंग्रेजों से अपने राज्य की सुरक्षा करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, और ये सब पॉसिबल हो पाया
खालसा फौज की वजह से। रंजीत सिंह का सामना सिर्फ पंजाब में बैठे अलग अलग ग्रुप से नहीं था, उनका सामना अफगानिस्तान में बैठे दुर्रानी लुटेरों से भी था। अफगान लुटेरों का पंजाब में घुसकर लूट मचाना एक आम बात बन चुकी थी, लेकिन रंजीत सिंह ने अपनी सूझबूझ से इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने काबुल के दुर्रानी लुटेरों को हराने के लिए पहले अपनी सेना को मजबूत किया, नए वॉर वेपन्स और टेक्निक्स अपनाई, नई स्ट्रेटेजी बनाई और फिर 1813 में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट युद्ध लड़कर अटक को अपने राज्य में मिलाया, जो आज पाकिस्तान में है। ये जीत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत थी, क्योंकि अटक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक दरवाजे की तरफ था और जिसका इस दरवाजे पर कब्जा उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा। रंजीत सिंह का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब दिखा जब उन्होंने कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया। कश्मीर जो दुरानी शासकों के अंडर था, अब सिख राज्य का हिस्सा बन गया था। कश्मीर को जीतकर रंजीत सिंह ने अपनी सेना की शक्ति और अपने पॉलिटिकल विल का लोहा मनवाया। जब रंजीत सिंह मजबूती से अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तब एक और पावर सेंटर भारत में बन रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी में रंजीत सिंह के राज्य और अंग्रेजों के बीच बॉर्डर तय हुआ, सतलुज नदी का सदर्न पार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह दोनों को इस बॉर्डर की रिस्पेक्ट करनी थी। ये ट्रीटी दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल थी, क्योंकि अगर रंजीत सिंह के रहते दोनों में युद्ध हो जाता तो उस वॉर में भी दोनों पक्षों का ही बड़ा नुकसान होता। और दूसरी तरफ इस ट्रीटी से फायदा ये हुआ कि अफगानी अटैक से बचने के लिए अंग्रेजों को पार्टनर मिल गया और रंजीत सिंह को अपने राज्य के ईस्टर्न बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। रंजीत सिंह के राज्य में पंजाब मोर और लेस शांत रहा और अच्छा चला। लाहौर में उनका शाही दरबार था और उन्होंने लाहौर को एक कल्चरल और इकोनॉमिक कैपिटल में बदल दिया था। हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल को रंजीत सिंह ने गोल्डन प्लेट से सजाया और अमृतसर को एक बार फिर सिखों के रिलीजियस कैपिटल के रूप में स्थापित किया। ईयर 1839 महाराजा रंजीत सिंह का निधन हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि रंजीत सिंह के बाद वो कौन होगा जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है। उनकी डेथ के तुरंत बाद पंजाब में बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। रंजीत सिंह के बाद उनके बेटे खड़क सिंह और उनके बाद नौनिहाल सिंह ने राज्य संभालने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में एक के बाद एक उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। इस घटना से पंजाब और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। उन दोनों के बाद रंजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी जिंद और उनके छोटे बेटे दिलीप सिंह को पंजाब की कमान दी जाती है। लेकिन इस समय तक पंजाब में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेंध लगा चुकी थी। रंजीत सिंह के जीवित रहते ईस्ट इंडिया कंपनी उनका सामना नहीं कर पाई, लेकिन उनके डेथ के बाद जो पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, उसका फायदा अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से उठाया। सतलज नदी के पार जो सिख राज्य के छोटे छोटे रियासत थे, सबसे पहले अंग्रेजों ने उनको अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। उन्होंने इन छोटे छोटे इलाकों में अपनी दोस्ती बढ़ाई, अपने एजेंट्स भेजे और फिर पंजाब पे कब्जा करने की प्लानिंग शुरू कर दी। रंजीत सिंह के जाने के बाद जो उनकी फौज थी उसमें भी गड़बड़ शुरू हो गई थी। रंजीत सिंह के रहते समय जो खालसा फौज थी वो इकट्ठी थी, लेकिन अब वो भी आपस में बट चुकी थी पावर के लिए। और दूसरी तरफ अंग्रेजों का मकसद साफ था कि सिखों में फूट डालो और राज करो। 1839 में रंजीत सिंह का निधन हुआ और 1845 आते आते अंग्रेजों को मौका मिल गया अपना मकसद पूरा करने का। एंग्लो सिख वॉर की पहली चिंगारी तब लगी जब ब्रिटिश आर्मी सतलज नदी के पास अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में डिप्लॉय करने लगी। ये डिप्लॉयमेंट 1809 में हुए ट्रीटी ऑफ अमृतसर के खिलाफ था। सिखों ने अंग्रेजों की इस हरकत को एक चुनौती के रूप में लिया और अपनी सेना को भी आगे बढ़ाया। ब्रिटिश और सिख फौज का आमना सामना फिरोजपुर के आसपास हुआ, जो इतिहास में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के रूप में जाना गया। सिखों और अंग्रेजों में जो पहली लड़ाई हुई वो मिलनी, मुदकी, फिरोज शाह और सबराव के इलाकों में हुई। रंजीत सिंह के जाने के बाद कमजोर पड़ चुकी सिख सेना राजा लाल सिंह के अंडर अंग्रेजों की कूटनीति और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स के सामने टिक नहीं पाई। सोबराव के युद्ध में सिख सेना को भारी नुकसान हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी सतलुज नदी को, जो रंजीत सिंह के समय बॉर्डर थी, उसको भी पार कर गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर जगह को जीत लिया। अलीवाल, कांगड़ा, सोहना, मुदकी, फिरोज शाह, हर जगह अंग्रेज अपना झंडा गाड़ चुके थे। 1846 में सोबराव की लड़ाई एंग्लो सिख वॉर की अंतिम लड़ाई साबित हुई। सिखों के हार के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत पंजाब का एक बड़ा भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया और सिख राज्य लगभग खत्म हो गया। इस वॉर की वजह से जो अंग्रेजों को लॉसेस हुए, वो लॉसेस रिकवर करने के लिए अंग्रेजों ने
कश्मीर को राजा गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। इतनी बड़ी सिख एम्पायर अंग्रेजों से कैसे हार गई, उनको हार क्यों झेलना पड़ा, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कारण थे। महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद पंजाब में बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। जो उनके मंत्री थे और सैनिक थे, उन दोनों में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, जिससे पंजाब में गवर्नेंस वीक पड़ गई। लाल सिंह और तेज सिंह जैसे जो सेनापति थे, उन पे ये इल्जाम लगे कि उन्होंने सिखों को धोखा दिया। वो ब्रिटिशर्स के एजेंट बन चुके थे, जो सिखों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को पास ऑन करते थे। जब सुबराव में लड़ाई चल रही थी तो कमांडर तेज सिंह ने सैनिकों को वापस जाने का ऑर्डर दिया और जो इम्पोर्टेंट ब्रिज था उसको उड़ा दिया, जिससे सिख फोर्सेस वहीं फंसे रह गए और इस वजह से सुबराव की लड़ाई भी सिख हार गए। सिख लीडरशिप में जो डिविजन्स आ गए थे, उसका अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया। सिखों में जो गुटबाजी हुई, उससे अंग्रेजों के लिए और आसान हो गया उनके साथ अलायंस बनाना, और ये देखकर सिखों का मोराल और डाउन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की डिसिप्लिन्ड आर्मी और आर्टिलरी के सामने सिख फौज टिक नहीं पाई। सिख आर्मी जो खालसा के नाम से जाने जाती थी, वो वेल ट्रेंड तो थे, लेकिन उनकी लॉजिस्टिक और सप्लाई बहुत ही बुरी थी। फिरोज शाह जैसे क्रिटिकल बैटल्स में लॉजिस्टिकल सप्लाई ना होने की वजह से सिख आर्मी और कमजोर पड़ गई। महाराजा रणजीत सिंह ने जो एग्जाम्पल सेट किए थे, उनको ये लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए और यही सब कारण बने इनकी हार का।